हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर अजय पाल, सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन, बस स्टॉप परशुरामपुर बस्ती से आपका मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ठीक है, मैं आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ, जो है रेनल स्टोन। आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिलता है रेनल स्टोन के, जिनका खान पान डिस्टर्ब है, खान पान दूषित है, या टाइमली वो सारी चीज़ें खान पान नहीं कर पाते हैं लोग। ठीक है, इन सारी वजहों से हाईली इनटेक ऑफ हाईली प्रोटीन डाइट और नॉन वेज, ठीक, स्ट्रीट फूड्स, ये सारी चीज़ें हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। अगर आप डेली इनटेक लेते हैं, डेली इनटेक करते हैं, बॉडी में डेली इनटेक हो रहा है, तो इसके काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर में आप आ रहे हैं रेनल स्टोन के। इन सारी चीज़ों में ये इसका कारण क्या है, सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे कि इसका कारण क्या है। बहुत सारे लोग हैं जैसे खाना खाते हैं और पानी बहुत कम पीते हैं वो। ठीक है, पहली चीज़ तो खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, कम से कम आधे घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और जो डेली इंटेक है वाटर का, बॉडी में जो लिक्विडिटी रहती है शरीर में, वाटर ही एक ऐसा वो है जो लिक्विडिटी मेंटेन करता है। तो कम से कम 5 से 7 लीटर पानी आपको डेली इंटेक करना है, डेली पीना है। ठीक है, चाहे जो मौसम हो, मौसम से इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, हर मौसम में आपको 5 से 7 लीटर पानी अगर आप डेली पीते हैं तो इसमें एक्सपोजर में आप नहीं रहेंगे, रेनल स्टोन कभी नहीं होगा आपको। ठीक है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गया, अगर बहुत ज़्यादा मतलब पेशेंट मोटा है या बहुत ज़्यादा ओवर वेट हैं लोग, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं रेनल स्टोन बनने के। काफ़ी मतलब पेट नहीं साफ़ होना है, कॉन्स्टिपेशन काफ़ी दिनों से रहता है, तो ऐसी कंडीशंस में जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं वो किडनी के थ्रू रुक के उसमें सारी चीज़ें वो रेनल स्टोन के रूप में उभर के सामने आती हैं। ठीक, सबसे पहले इसका कारण है पानी का कम पीना। फिर उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण है मोटापा। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन फॉर लॉन्ग टाइम। अगर लॉन्ग टाइम से आपको काफ़ी लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है तो इसकी कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा हो सकती है कि आपको रेनल स्टोन बन जाए इन फ्यूचर। और तीसरा कारण है जो वेट लॉस की सर्जरी करवाते हैं, उसके बाद में चांसेस हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा कि हाँ आपको रेनल स्टोन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, उसके एक्सपोजर में, उसके दायरे में आप आ जाते हैं। और मतलब ज़्यादा अमाउंट में साल्ट या शुगर लेना, उसमें भी तब भी काफ़ी एक्सपोजर में आप रहेंगे। अगर आप ज़्यादा इंटेक करते हैं इन दोनों चीज़ों का, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटेक करते हैं, तो एक्सपोजर रहेगा कि आपको रेनल स्टोन इन फ्यूचर हो जाए। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा, अब इस पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनको बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं, जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें उनको रेनल स्टोन का प्रॉब्लम हो जाता है फ्यूचर में। तो कौन कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनको बहुत ज़्यादा लेने से रेनल स्टोन होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा है बीट्स आपका, जिसको चुकंदर बोलते हैं, बीट्स को। ठीक है, उसके बाद में आपका स्पाइनेच हो गया, स्पाइनेच को आप पालक बोलते हैं, हिंदी में उसका नाम पालक है। और दूसरी कंडीशन में चॉकलेट अगर कोई ज़्यादा खाता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसको शंका रहेगी, पथरी बनने की काफ़ी ज़्यादा शंका रहेगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रसित हो सकता है वो पथरी से। और दूसरा क्या है आपका टी, और बहुत ज़्यादा हैवी नट्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा डेली इनटेक में अगर आप चाय पीते हैं, या बहुत ज़्यादा डेली इनटेक आपका मोर देन 10 या 10 टाइम्स हो गया, 10 से 12 15 बार आप चाय पीते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इसके चांसेस रहते हैं पथरी होने के आपके। ठीक है, उसके बाद में आपका हाई डोज ऑफ विटामिन सी जिन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा लेने से, जितनी बॉडी की नीड है डेली की, उससे कहीं ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो ऐसी कंडीशंस में आपको पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब इसके क्या क्या लक्षण हैं, कैसे कैसे आप जान पाओगे कि हमको रेनल स्टोन हो गया है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले कटिंग पेन इन किडनी रीजन, किडनी वाला जो रीजन है, पीछे दोनों साइड किडनियाँ होती हैं, तो किडनी वाले रीजन में आपको पेन होगा, कभी कभी कांस्टेंट होगा, वहीं पर होगा, या कभी कभी पीछे से आगे की तरफ ग्रोइन रीजन की तरफ पेन होगा, दर्द होगा। ऐसी कंडीशंस में पेन ट्रांसफ़र भी करता है, कभी कभी रीढ़ की हड्डियों तक भी होता है दोनों साइड में, कभी कभी लोअर एब्डोमेन तक भी आ जाता है। और पेशाब
में जलन होना, पेशाब बार बार जाना, बूंद बूंद करके पेशाब आना, काफ़ी कमर दर्द होना, इसमें भी एक लक्षण है। वोमिटिंग भी साथ में होती है बहुत सारे लोगों को, पेशाब में बर्निंग होना, जलन होना, उसके बाद में पेशाब बूंद बूंद करके होना। कभी कभी ऐसी कंडीशन में पेशाब रुक जाता है तो मतलब रोगी को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती हैं। ऐसी कंडीशन में बहुत सारे अब उसमें कैथेटर वगैरह लगवाते हैं जिससे पेशाब रिमूव हो जाता है। तो उसमें अब इन इमरजेंसी में भी होम्योपैथ दवाएं काफ़ी अच्छा काम करती हैं। बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं जिनका कोई कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफ़ेक्ट नहीं है बॉडी पे। उसको यूज़ करने के बाद में आप काफ़ी हद तक सर्जरी से बच सकते हैं। अगर उसको आप लेते हैं तो सर्जरी, बिना सर्जरी के ही आपकी पथरी निकल जाएगी, ये श्योर है। होम्योपैथी पे ट्रस्ट करिए, होम्योपैथी मेडिसिन लीजिए जिससे आपका किडनी के ऊपर कोई कॉम्प्लिकेशन इन फ्यूचर ना पड़े। ठीक है, इस वजह से आप होम्योपैथ ही लीजिए। जैसे बहुत सारी कंडीशन में अगर बहुत ज़्यादा दिन से लोगों को पथरी है, काफ़ी किडनी स्टोन से, कभी कभी बाईलेटरल, कभी कभी यूनिलेटरल भी होता है, एक तरफ या दोनों तरफ पथरियाँ होती हैं। तो ऐसी कंडीशंस में दोनों के ऊपर प्रेशर पड़ता है, दोनों किडनियों के ऊपर प्रेशर पड़ता है, वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन काज होता है, कभी कभी पस बन जाता है, कभी कभी पेशाब की नली का बार बार संक्रमण होता है, पेशाब की नली का संक्रमण होता है तो कभी कभी पस भी आता है ऐसी कंडीशंस में, कभी कभी मवाद भी आता है ऐसी कंडीशन में, कभी ब्लड भी आ जाता है साथ में, पेशाब के साथ में, उसको हीमेचूरिया बोला जाता है ऐसी कंडीशंस में। ठीक है, किडनी रीजन में दर्द हो गया, उसके बाद में वोमिटिंग हो गई, सीवियर पेन हो गया, अनबियरेबल पेन हो गया, कटिंग एंड शार्प कटिंग, मतलब जैसे चीर फाड़ वाला दर्द होता है ऐसे दर्द होगा किडनी रीजन में, तब आप जान लीजिए कि हमको पथरी हो चुकी है। ऐसी कंडीशंस में पेशाब में जलन होता है, पेशाब बहुत जल्दी जल्दी जाना पड़ता है लोगों को। ठीक है, बहुत ही कम कम मात्रा में पेशाब होता है, काफ़ी जलन के साथ होता है, यूरेथ्रा में काफ़ी देर तक जलन होता है, जैसे पेशाब गया आदमी आधे घंटे 1 घंटे तक जलन हो सकती है। पेशाब रुक रुक कर आएगा, आप कितना भी फोर्सफुल्ली उसको एक्सपेल करने की कोशिश करेंगे लेकिन तब भी वो बाहर बूंद बूंद के ही रूप में जाएगा, क्योंकि वहाँ नली जो है वो बाधित रहती है। ड्यू टू स्टोन, पथरी की वजह से जो नली बाधित होती है उसकी वजह से दिक्कतें होती हैं। पेशाब का जो वाइडिंग है वो सब मतलब डिस्चार्ज करने का प्रोसेस है वो काफ़ी काफ़ी पेनफुल होता है, काफ़ी बर्निंग होती है उसमें। ऐसी कंडीशंस में सीवियर पेन होता है, अनबियरेबल जिसको बोला जाता है। ठीक है, ऐसी कंडीशंस में बुखार भी बहुत ठंडक के साथ कभी कभी बुखार आता है, कभी कभी सीवियर कंडीशंस में टेम्परेचर भी रहते हैं 102 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर चला जाता है विथ रीगर ऐसी कंडीशंस में। ठीक है, फिर उसके बाद में नाजिएटिंग फीलिंग और उसके बाद में वोमिटिंग, सीवियर एब्डोमिनल पेन, ऐसी कंडीशंस में रिफर्ड पेन। ठीक है, और ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर ये सारी चीज़ें में से काफ़ी अधिकांश लक्षण आपको मिलते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हमको पथरी हो चुकी है। ऐसे कंडीशंस में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाना है, क्या क्या आपको जांच करवानी है जिसकी वजह से क्लियरिटी हो कि हाँ हमको पथरी ही है। इसके अलावा काफ़ी काफ़ी बहुत सारी ऐसे कंडीशंस में बहुत सारी चीज़ें मैच करती हैं, तो उसमें काफ़ी डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो होती है वो बहुत ही मेन रोल अदा करती है हर केस को ट्रीट होने में। वही राइट पाथवे है आपका कि आपका केस किधर जाएगा, जल्दी सही होंगे या काफ़ी समय लगेगा। ऐसी कंडीशंस में आप इन्वेस्टिगेशन करवा के, जैसे एक्सरे के यूबी हो गया, उसके बाद में आपका अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया हाई रेजोल्यूशन का। कभी कभी ऐसी कंडीशंस में कुछ पथरियां ऐसी होती हैं जो रेडियो ओपेक होती हैं, आप उसमें अल्ट्रासाउंड की वेव्स डालती रहिए, उसमें पता ही नहीं चलेगा कि आपको पथरी है कि नहीं है। तो उसके लिए आजकल मार्केट में एक बहुत ही एडवांस टेस्ट है, आईबीपी इंट्रावेनस पाइलोग्राफी जिसको बोला जाता है। उसमें एक इंजेक्शन आपके वेन के थ्रू डालते हैं, उसके बाद में वहाँ जाके अंदर वो सारी चीज़ें चमकती हैं और पूरा पिक्चर क्लियर विजुलाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। फिजिशियन जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट लोग होते हैं उनको देख के बता देते हैं कि आपको ये समस्या है, इतने mm की पथरी यहाँ है। ठीक है, ऐसी कंडीशंस में। ठीक है, अब रही बात ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट का इसमें आप ये मान के चलिए होम्योपैथ का बहुत ही मतलब एडवांस रोल है इन रीनल स्टोन। ऐसी कंडीशंस में बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप होम्योपैथ दवाओं के लेने के बाद में काफ़ी हद तक सर्जरी से बच सकते हैं और आपका पथरी जो है वो यूरेथ्रा के थ्रू पास हो सकता है बहुत ही कम समय में। ऐसी कंडीशंस में मेरा 15 सालों का जो अनुभव है उसमें काफ़ी मैंने लोगों को देखा, काफ़ी लोगों को ट्रीट किया बिना किसी सर्जरी के। वो लोग अपने हमारे सेंटर से ट्रीटमेंट लेके और काफ़ी अच्छे हैं और उनकी पथरी निकल चुकी है। जिसमें से एक मैं अपना स्पेसिमेन दिखाना चाहूँगा एक पथरी का। ये 18 mm की पथरी है, इसको क्लियर कर देखिए। ये 18 mm
18 mm का 18 mm का स्टोन है और बहुत ही कम समय में 38 to 40 डेज मतलब 38 से 40 दिन में ये बाहर हुआ है। बहुत ही मतलब इसको जल्दी मान सकते हैं, ऐसी कंडीशंस में काफ़ी कुछ महीने लग जाते हैं, 3 से 4 महीने, कभी कभी 6 महीने भी लग जाते हैं, ड्यू टू नेचर ऑफ स्टोन की नेचर कैसा है, उसका प्रवृत्ति कैसा है। पथरी बहुत ज़्यादा दिन तक अगर आपके पेट मतलब किडनी में पड़ी रही तो उसमें कभी कभी देखने में आया है कि बीच से बाल भी निकल आते हैं ऐसी कंडीशंस में। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मतलब ये 18 mm की पथरी है और ये 38 से 40 दिन में मेरे ही सेंटर से होम्योपैथ दवा के माध्यम से ही गई है, बिना किसी सर्जरी के। ठीक है, ये केस मेरे पास बेंगलोर का था, वहाँ से मतलब उसको काफ़ी दिन से दिक्कत हो रही थी ऐसी कंडीशंस में, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, तो इस वजह से वहाँ वो ट्रीटमेंट लिया एलोपैथ का, वो सही नहीं हो पाया। उसके बाद में फिर वो मेरे पास आए, किसी ने कंसल्ट किया कि आप वहाँ जाके मिल लीजिए, वहाँ से पथरी आपकी निकल जाएगी। तो मेरे सेंटर पे आया तो मैंने उसकी केस टेकिंग करी। उसके बाद में केस टेकिंग करने के बाद में मतलब 1 महीने की दवा दी, फिर वो काफ़ी हद तक सही हुआ। फिर मैंने कहा कि आप 1 महीने की दवा और लो, फिर उसके बाद में 1 महीने की दवा उसको भिजवाया और फिर उसको 8 या 10 दिन ही खाया था, तब तक उसकी पथरी पास आउट हो गई और अगले दिन ही मेरे को फ़ोन करके वो बोलता है कि हाँ डॉक्टर साहब, पथरी हमारी चली गई बिना सर्जरी के, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा ठीक है, जो दवा आपके पास बची है वो भी ले लीजिए 20-25 दिन की, जिससे ये बार बार रिकरेंस ना हो पथरी का। बार बार बनने वाला प्रोसेस भी तो होता है इसमें। तो ऐसी कंडीशन में जब आप एक्स्ट्रा, जैसे पथरी निकल गई उसके बाद में महीने 2 महीने दवा अगर एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो पथरी बनने की जो उसकी रिकरेंस है, बार बार बनने की प्रवृत्ति है, वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। ठीक है, बस थैंक यू।